रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है मन की आंखों से इस कार्यक्रम में। हर बार जब भी हम एक नए व्यक्ति से एक नए अनुभव से मिलते हैं मन की आंखों से में हम भी अपनी मन की आंखों से देखने की कोशिश करते हैं इस दुनिया को और उस व्यक्ति को और जीवन को। ऐसे ही एक खास अनुभव के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं नंदिता त्रिपाठी जी। आप नागपुर की हाई कोर्ट में पिछले 22 सालों से असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर के तौर पे अपनी सेवाएं दे रही हैं। दोस्तों, हम जब लड़कियों की पढ़ाई के बारे में बातचीत करते हैं तो हमेशा एक नारा सुनते हैं, जब लड़की पढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। तो वो कैसे बढ़ता है, आइए हम अपनी मन की आंखों से देखते हैं। नंदिता जी, रेडियो मधुबन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। और आप इतने व्यस्त होते हुए भी समय निकाला हमारे श्रोताओं के साथ अपनी जीवन की अनुभव को बांटने के लिए, शुक्रिया आपको। हाँ जी। हम सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं, आप 22 साल से असिस्टेंट गवर्नमेंट लीडर के तौर पे नागपुर हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं। हम जब भी लॉ की पढ़ाई के बारे में बातचीत करते हैं, बहुत सारी किताबें होते हैं, बहुत सारी केस स्टडीज होते हैं, उसको पढ़ना, याद करना, ये सभी चीजें। तो इतनी सारी पढ़ाई आप कैसे कर पाए हैं? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि मैं 1999 से प्रैक्टिस कर रही हूँ हाई कोर्ट में क्रिमिनल फील्ड में। पहले मैंने 11 साल प्राइवेट प्रैक्टिस किया और 2010 में मुझे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया एज एन असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर, जो कि सरकारी वकील हम पिक्चरों में सुनते हैं ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जी। 2010 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ गवर्नमेंट से। तो पिछले 11 साल मुझे हो चुके हैं सरकारी वकील के तौर पर। तो इसके लिए मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरी मदर की इच्छा थी कि मैं लॉयर बनूं। इसलिए क्योंकि खुद की सुरक्षा, खुद की प्रॉपर्टी की देखभाल, मेरा एक भाई भी ब्लाइंड है, हम ये सबकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि हैंडीकैप की लाइफ जो है इंडिया में इतनी ज्यादा टेक्निकल और इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी उस समय पर। और आज भी देखें तो हैंडीकैप के साथ ऐसा कुछ हो जाता है कि लोगों से वो ठगे जाते हैं, मतलब उन्हें ऐसा होता है कि उनको मिसगाइड किया जाता है, तो उनके साथ बहुत नाइंसाफी हो जाती है जी। तो ये सब हमारे साथ ना हो, इसलिए मेरी मदर चाहती थी कि मैं लॉयर बनूं। मेरी मदर की पहले इच्छा थी लॉयर बनने की, पर उस जमाने में शायद लॉयर्स के लिए इतना स्कोप नहीं था। जब हमारे समय पे तो मेरे लिए सोचा तो मुझसे पहले एक थे संजय मिश्री कोटकर, जो लॉ फील्ड में ऑलरेडी थे, मुझसे 4 साल सीनियर। तो उनकी क्लासमेट, मेरी दीदी की फ्रेंड, मेरी मम्मी और मैं, हम बात करते करते 9th क्लास 10th में आते आते मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ मैं लॉ करूंगी। उसके बाद में 10th तक तो मराठी मीडियम में मैंने पढ़ाई की, वहाँ ब्रेल बुक्स अवेलेबल थे। फिर 11th से ट्यूशन के सहारे, कैसेट्स के सहारे हिस्लॉप कॉलेज में मैंने पढ़ाई की, और लॉ कॉलेज में भी नोट्स खुद के मैं ब्रेल में ही बनाती थी, और कैसेट जो ट्यूटर मैडम रिकॉर्डिंग करती थी, तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। क्योंकि उस समय आज जो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, टॉकिंग सॉफ्टवेयर, वो सब था नहीं जी। और ब्रेल बुक्स भी हमारे लिए अवेलेबल नहीं थी। आज के स्थिति में मुझे दिल्ली से पढ़ने के लिए लॉ बुक्स अवेलेबल हो चुकी है। अच्छा। जो उस समय जो मुझे नहीं मिली थी, तो मैंने अपने खुद के नोट्स बनाकर मैंने पढ़ाई किए थे। तो एक दिन में कितने घंटे आप मेहनत करते थे पढ़ाई के लिए? 2 से 3 घंटा। बाकी कॉलेज में ही पढ़ती थी, ट्यूशन जाती थी 1 घंटा, और घर आने के बाद में कॉलेज में जो भी पढ़ाया जाता था या ट्यूशन में जो भी पढ़ाया जाता था 2 घंटा, पर एग्जाम के समय 4 से 5 घंटा पढ़ाई करती थी। ये तो आप अपनी पर्सनल स्टडी की बात कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज में भी सुनना है, ट्यूशन में भी सुनना है, तो लगभग आप 16-17 घंटा चला जाता था उसी में। हाँ जी, यानी 11:30 से 3-5 घंटा कॉलेज में, 1 घंटा ट्यूशन में, तो सारे नोट्स इकट्ठा करने में, और जो भी मैडम एक्सप्लेन करते थे, फ्रेंड्स के सहारे नोट्स लिखना, फ्रेंड्स लोगों ने भी खूब हेल्प की मेरी नोट्स करने में, लिखने में मदद करते थे सब लोग मुझे। तो ऐसे इससे मतलब ठीक है, मुझे पढ़ाई करने में भी मजा आता था। और स्टार्टिंग में जब मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे लिए ब्लाइंड लोगों के लिए मोंटेसरी स्कूल नहीं था जी। तो हमें ब्लाइंड स्कूल से पहले मोंटेसरी नॉर्मल स्कूल में डाला गया था, किंडरगार्टन में, टाइनी टॉट्स में। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत जैसे नॉर्मल बच्चे पढ़ाई करते हैं वैसे पढ़ाई करने के बाद इंग्लिश मीडियम से मराठी मीडियम में मेरा ट्रांसफर हुआ।
और फिर वहाँ से लॉ इंग्लिश में होता है, इसलिए फिर से इंग्लिश मीडियम में मुझे डाल दिया गया था। जब आपको ये पता चला कि घर में कि आप देख नहीं सकते, तो क्या वजह थी, किस कारण से आपको या आपके भाई को ये ब्लाइंडनेस हुआ है? मैं बाय बर्थ हूँ, मुझसे पहले मेरे भाई का जन्म हुआ और मुझसे बड़ी दीदी नॉर्मल है। उसके बाद मेरी मदर को इलायची का रिएक्शन था, तो उस ट्रीटमेंट के लिए उनको दिल्ली से वल्लभ भाई चेस्ट इंस्टीट्यूट से रिसर्च चल रहा था, तो उन्हें इंजेक्शन दिलाए गए। तो डॉक्टर की गलती थी कि उन्हें बताया नहीं गया, बीच में वो प्रेग्नेंट हो गई तो उन्हें नहीं बताया गया कि इंजेक्शन बंद कर दिए जाए। तो मेरे ब्रदर का बर्थ हुआ और 1.5 साल बाद जब उन्होंने इंजेक्शन बंद कर दिया फिर मेरा बर्थ हुआ। तो बाय बर्थ ही है, वो कुछ इंजेक्शन और दवाओं से हो गया था। उन्हें नहीं बताया गया उस समय कि मतलब ये चेस्ट इंस्टीट्यूट जो था वो एक रिसर्च सेंटर था। तो जहाँ से उन्हें जो एलर्जी का जो ट्रीटमेंट चालू था उस वजह से हुआ ऐसा। तो फिर घर में बहुत सारा डिस्टर्बेंस हुए होंगे इस बात को लेकर के? मेरी मदर ने बचपन से, मतलब हम दोनों ब्लाइंड है ये समझकर, उन्होंने एक ब्लाइंड स्कूल के टीचर को अपने लिए ब्रेल सीखने के लिए अपॉइंट किया था। मतलब ट्यूशन शायद उन्होंने लगाई थी, ये मुझे समझा जब मैंने 5-6 साल की उम्र में घर में ब्रेल लिखे हुए पेपर्स देखे। तो वो ब्लाइंड स्कूल के एक चितड़े गुरुजी थे जो घर में आकर मेरी मदर को उन्होंने ब्रेल सिखाया जी। और शुरू में जब डाला गया था किंडरगार्टन में, तो मुझे नॉर्मल अल्फाबेट्स के भी शेप्स बताए गए थे कैसे वो रहते हैं। उसके बाद में मदर तो मेरी मेडिकल में रिहेबिलिटेटर ही है, तो मतलब उन्होंने सोच लिया था कि इन्हें मतलब कुछ पढ़ लिख के बन जाना चाहिए। फिर बाद में ब्रेल सीखने के लिए मतलब मम्मी ने क्या किया था कि जब मैं नॉर्मल स्कूल में पढ़ती थी तो वो रात को बुक्स जो थे उसके ऊपर ब्रेल पेपर से लिखकर ब्रेलर से उन्होंने मेहनत करके बुक्स बनाई थी। और जो मेरी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर, उनकी अभी मैरिज हो चुकी है गोवा में, शी इज हैप्पीली मैरिड। तो उनके साथ वो हमारे साथ खेलती थी, जो भी लेक्सिकन जो अपने जो होते हैं कार्ड्स होते हैं, लूडो होते हैं, तो उन्हें सब ब्रेल में कन्वर्ट करके हमारे साथ, मतलब उन्होंने खूब कोऑपरेट करके खेली। उन्होंने, बड़ी सिस्टर है हमारी, वो हमारे साथ खेलती थी, सारे जैसे बच्चों के साथ खेलते हैं वैसे वो हमारे साथ खेलती थी। बहुत अच्छा है। तो कभी आपको लगता था कि मुझे आंखें क्यों नहीं है, मुझे भी देखना चाहिए इस दुनिया को? नहीं, ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगा, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में खेली कूदी बड़ी हुई। हाँ, थोड़ा नॉर्मल जो मेरी सिस्टर है उनको जरूर हम भाई बहन नॉर्मल ना होने की वजह से मिस होते थे, पर हमें वो फील नहीं हुआ कभी भी। नंदिता जी, जैसे आपने कहा कि आप एक क्रिमिनल लॉयर है, यूजुअली लॉ परस्यू करने के लिए एविडेंसेस देखना, समझना, इंट्रोगेशन करना, बहुत सारी बातें। नहीं मैडम, मैंने वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वैसी प्रैक्टिस नहीं की। मैंने शुरू से ही हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया। जो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जो रीडिंग करके जो केसेस आते हैं वो लिखे हुए होते थे। 1-2 केसेस फैमिली कोर्ट में किए मैंने, मतलब कुछ केसेस हस्बैंड वाइफ के, और जो चेक बाउंसिंग के, पर वो जो एविडेंस देखना, जो पहचानना जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है वैसा काम। पर हाई कोर्ट में ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड जितने भी लिखा हुआ मटेरियल है उसी के ऊपर से हमें पढ़कर आर्ग्यू करना पड़ता है। वहाँ ऐसा होता नहीं है, मतलब एविडेंस लेना वगैरह हाई कोर्ट में नहीं होता है। मतलब लोअर कोर्ट से जो भी पेपर्स आते हैं उसके आधार पे आप लोग आर्ग्यू करते हैं? हाँ जी, मतलब मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वैसा प्रैक्टिस नहीं किया, वो शायद मेरे लिए डिफिकल्ट जाता। फिर भी मैंने कुछ साल तक बीच में किया भी है, पर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पेपर्स, जैसे चेक बाउंस का केस था। पर जो रीडिंग के लिए जो है, मैं हाई कोर्ट में कंफर्टेबली मैंने प्रैक्टिस किया है, क्योंकि वो सारा पेपर वर्क ही है जी। तो हमें लॉयर को ही आर्ग्यू करना पड़ता है, पर क्लाइंट्स हाई कोर्ट में नहीं आते हैं विटनेस देने, एविडेंस देने। ओके। तो नंदिता जी, यूजुअली लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए ही दुनिया समझती है कि क्या जरूरत है, इसको तो वैसे भी शादी करके ससुराल जाना है, और वैसे भी वैसे में एक ब्लाइंड लेडी। तो आपको प्रोफेशनली जब काम कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, घर में तो आपको सपोर्ट मिल गया है, आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जब आप समाज में गए प्रैक्टिस करने के लिए, तो उस समय का क्या माहौल रहता था, कितना सपोर्ट मिलता था आपको? नागपुर में ऐसा कुछ नहीं था मैडम। एक्चुअली क्या था, नागपुर में हाई कोर्ट में मैं थी, मेरी फ्रेंड्स भी थी, गर्ल्स भी थी। कुछ गर्ल्स बोलती थी कि मुझे पढ़ाई करने के बाद हाउसवाइफ बनना है,
तो जो गर्ल्स है कुछ साल तक प्रैक्टिस करके चली गई, पर मेरी प्रैक्टिस जम जाने के बाद मेरे घर पर भी ऐसा था कि मैं मैरिज के बाद भी काम कंटिन्यू करूं। तो मेरी मदर की तरफ से जब रिलेशन किया मेरे हस्बैंड के लिए, मतलब उनकी पहचान से जो रिश्ता हुआ, तो हस्बैंड राजी थे, सारे राजी थे कि मैं शादी के बाद भी काम करूं। जी, बहुत अच्छा है। तो फिर कोर्ट में किस प्रकार का व्यवहार रहता था? लोग आपको विश्वास करते थे, हाँ आप कर पाएंगे, आप पढ़ सकते हैं? मुझे पहली बार मतलब जब मैं पास हुई तो मुझे काम करने के लिए सारे लॉयर्स पूछते थे कि आप करोगे कैसे। तो मुझे काम ढूंढने में दिक्कत हुई। फिर मेरे फादर की पहचान से कुमकुम सिरपुरकर मैडम है, उन्होंने मुझे अकोमोडेट किया। मैं उनके ऑफिस जाती थी, फिर मैं वहाँ जाकर बैठती थी। तो जज साहब उस समय नारायण पटेल सर जस्टिस थे, उस समय नागपुर में थे। उन्होंने मुझे नोटिस किया कि मैं आके बैठती हूँ। तो मुझे उन्होंने पूछा आप कब से आ रहे हो? तो मैंने कहा मुझे 1 महीना हुआ है। तो उन्होंने बोला आप केस करना शुरू कर दो। तो सारे जस्टिस ग्रुप का व्यवहार मतलब मेरे साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव एंड बहुत अच्छा था। कभी भी मुझे सिंपैथी के तौर पे नहीं लिया गया। और कोर्ट में जब केस आता है बाय पोस्ट, जिसमें लॉयर की जरूरत होती है, जिसमें जो लॉयर अपॉइंट नहीं कर पाते, तो अपने लिए लॉयर नहीं अपॉइंट कर पाते, तो उन्हें कोर्ट लॉयर देता है। तो फिर उस तौर पर मुझे अपॉइंट किया गया। तो मैंने जेल के केसेस से स्टार्ट की, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और मुझे केसेस मिलते थे। सारे जस्टिस सिन्हा सर थे, डीडी सिन्हा, दिलीप सिन्हा सर थे, आर.के. भट्टा सर थे, जयंत पटेल सर थे और भी जस्टिस थे। उन्होंने बहुत मतलब मुझे सराहना दी, कोऑपरेशन दिया। मैंने हियरिंग भी आर्ग्यू किए, अपील्स भी आर्ग्यू किए क्रिमिनल। और ऐसे 11 साल प्रैक्टिस होने के बाद मैंने कोशिश शुरू कर दिया कि मुझे सरकारी वकील बनना है। फिर मैंने फॉर्म भरा तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटमेंट मिल गई। मतलब ये आपकी मेरिट बेसिस में मिला है या फिर कैटेगरी में मिला है? नहीं, कैटेगरी नहीं होती है हमें। हमारी इस सरकारी वकील जो है ये जो रहती कॉन्ट्रैक्ट जॉब है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, ये 1 ईयर 2 ईयर, तो उसमें कोई सेपरेट कैटेगरी नहीं है। ओके, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक चल रहा है आपका? हाँ जी, अभी तक चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो आपके साथी एडवोकेट जो होते हैं, चाहे वो प्राइवेट या गवर्नमेंट के, हाँ, वो लोग आपसे अच्छे व्यवहार करते थे? हाँ जी, सब मुझे मदद करते, अभी भी मदद करते हैं। मेरे साथ के जो कलीग्स हैं, कुछ रीडिंग में दिक्कत आती है तो कोर्ट में उन्हें डायरेक्शन ही दिया गया है कि मुझे रीड करके बताने में जो भी हेल्प लगती है किया जाए। तो इसलिए आपको कोई असिस्टेंट वगैरह सरकार देती है ये सब? नहीं, प्राइवेट असिस्टेंट है मेरी। ओके। नोटरी का वर्क करती है और मतलब उससे नोटरी का वर्क आता था। जब मुझे नोटरी करके अपॉइंट किया गया तो जो स्टैंप लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट सच्चा है, उसके ऊपर मुझे नोटरी करने में स्टैंप में जो साइटेड असिस्टेंट है वो मेरे पास है। और घर में जब असिस्टेंट नहीं आ पाती तो मेरा बेटा है, अभी 10th पास हुआ है, वो 5 साल से मुझे हेल्प कर रहा है नोटरी करने के लिए। ओह, दैट्स फास्ट। तो ये है आपकी प्रोफेशनल वर्क के बारे में। आप इतने समय से कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सभी चीजें। कभी आपको नहीं लगता कि मैं कब तक करूंगी ये सभी चीजें? हाँ, मैं अब आगे जुडिशरी में जाना चाहती हूँ। मेरी इच्छा है कि यदि मुझे चांस मिले तो मैं हाई कोर्ट जुडिशरी में जरूर जाना चाहूंगी और टिल रिटायरमेंट। और उसके बाद भी एक मेरा पर्सनल व्यू है कि इंसान ने एक्टिव रहना चाहिए, तो उनकी हेल्थ, तबीयत ठीक रहती है और माइंड भी ठीक रहता है। तो मैं कुछ ना कुछ काम जरूर करना चाहूंगी, जैसे कि लॉ में ही अगर कंसल्टेंसी करना हो या किसी को गाइडेंस देना हो या किसी हैंडीकैप एसोसिएशन में अगर किसी को भी गाइडेंस लगे तो मैं जरूर करना चाहूंगी। और अभी फिलहाल में मैं दिल्ली ब्लाइंड एसोसिएशन जो है फेडरेशन, वहाँ मुझे मेंबर बनाया गया है और अभी मुझे मेंबर बनाया, वहीं से मुझे ये इंटरव्यू का चांस मिला है। भालचंद्र उपाध्याय जी है दिल्ली के जी, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू का चांस दिया। बहुत अच्छा। तो आप ये प्रोफेशनल वर्क के अलावा कुछ सोशल वर्क भी करते हैं? जैसे आप अभी ब्लाइंड एसोसिएशन का मेंबर बने हैं। हाँ जी, यहाँ पे नागपुर में एक आत्मदीपम सोसाइटी है, वहाँ की एक मैडम है, वो भी ब्लाइंड है, जिज्ञासा मैडम। तो उन्होंने मुझे लीगल एड का वर्क दिया था। अभी लॉकडाउन के बाद से कुछ बंद है वो काम, पर मैंने वहाँ पे भी
हैंडीकैप जो भी उनके ट्रस्ट के जो हैंडीकैप है उनको गाइडेंस और उनको जो लीगल एड लगता है, केसेस है, वहाँ पे मैं फ्री लीगल एड के लिए जाती थी। हाँ, अभी क्योंकि लॉकडाउन के बाद वो काम थोड़ा बंद पड़ गया है। तो पहले मैंने 2 साल तक काम किया है वहाँ पे और अभी भी मेरा नाम है वहाँ पर। तो इस मोड पे हम आपकी माता जी से बातचीत कर सकते हैं? हाँ जी मैडम। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते जी मैम, थोड़ा सा आप अपना परिचय देंगे? मैं डॉक्टर दुबे हूँ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, जहाँ पे आर्टिफिशियल लिम्ब बनाते, कैलिपर वगैरह बनाते हैं ना, उसको ऑर्थोटिक सेंटर बोलते हैं। 40 साल वो सर्विस वगैरह सब। 30 साल के बाद में रिटायर बाद में अमेरिका चली गई। फिर वापस आके मैंने थोड़ा प्राइवेट प्रैक्टिस किया और वो अजनी के पास में मेरा सेंटर था, जहाँ पे जितने भी डिसेबिलिटी होते फिजिकल, उसके करेक्शन करने का वो काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी बोलते हैं। जैसा फिजियोथेरेपी है वैसा ऑक्यूपेशनल थेरेपी है कि वी पुट बैक द पेशेंट, जो भी है उसका जो भी पहले ऑक्यूपेशन था, जैसे वो स्टूडेंट था कि कोई कमाई वाला था कि क्या था, उसकी जो डिसेबिलिटी है, वो डिसेबिलिटी को हम लोग उसको कोई भी तरीके से उसको वापस उसके ऑक्यूपेशनल से डालते। अगर ठीक होता है तो ठीक करेंगे, नहीं है तो उसको ऑल्टरनेटिव देकर उसको वापस वॉट एवर ही वॉज डूइंग बिफोर को वापस डालते। इसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहते हैं। तो ये काम मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्कूल एंड सेंटर है, वहाँ पे मैं हेड थी ये वाले सेंटर में। ऐसे अलग अलग बहुत सेक्शन है वहाँ पे। पीडियाट्रिक है, साइकेट्री है, मेडिसिन है, पर मैं ऑर्थोपेडिक में थी। तो वो सब जॉब करके अब रिटायरमेंट हो गया है मेरा, तो मैं अभी तो घर में हूँ। और मेरे 2 ब्लाइंड बच्चे हैं, उनका पूरा रिहेबिलिटेशन पर मेरा पूरा ध्यान रहता है। एक को तो लॉयर बनाया मैंने, वो तो हाई कोर्ट में असिस्टेंट प्लीडर है। और जो बाबा है उसको ब्लाइंडनेस के साथ में डिसेबिलिटी और है, तो मैट्रिक के बाद में उसने कुछ नहीं किया। एंड आई गॉट हर मैरिड टू बॉय पोलियो अफेक्टेड पर्सन, जो लोअर एक्सट्रीमिटी का एक पाँव खराब था, तो ऑपरेट करा के पाँव सीधा करा के जॉब वॉब कर रहा है वो दोनों का एक नॉर्मल बच्चा है। और एक बेटी जो नॉर्मल है, जो सबसे बड़ी है, वो गोवा में है। उसने MBA किया हुआ है और उसका हस्बैंड बिजनेस वाला है। तो 10 साल हम मियाँ बीबी गोवा चले गए थे उसके पास, मतलब बाजू में घर लेकर। हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं नवंबर 18 में। तो मैं लौट के वापस आ गई हूँ नागपुर में, क्योंकि ये तो मेरा नेटिव प्लेस है। ये वंदना हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट लिया हुआ है, बेटी के पास में ही फ्लैट है। जैसे आप एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट थे और हैंडीकैप रिहेबिलिटेशन सेंटर में आप काम कर रहे थे। जब ये ब्लाइंडनेस के बारे में हम देखते हैं, आपका क्या विचार है इसके बारे में? उनकी लाइफ कैसे होती है? आप इतने सालों से देखते आ रहे हैं, उनको क्या जरूरत है? और आपके घर में भी 2 बच्चे हैं। ब्लाइंडनेस सबसे अच्छी डिसेबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल देते हैं, जो डेफ और डम होते हैं उनको दिखाई देता है, पर दुनिया को नहीं मालूम पड़ता है कि वो डिसेबल्ड हैं। तो बहुत जगह वो मार खा जाते हैं। उनको अगर जो तरीके से अगर वो लोगों ने जो बात किए, जो किए, या एक मेरे साथ में किस्सा भी हुआ था कि माँ ने अपने डेफ एंड डम को भेजा था कि जाके इन्वाइट करके आ, वो गलत घर में घुस गया और कर रहा था और उसको मारे वो लोगों ने। तब मैंने पेपर में दिया था कि माफी मांगो, वो डिसेबल्ड था। जो ब्लाइंडनेस रहता है लोगों को दिखता है, ठीक है, वो सिंपैथी मिलता है हमको, परंतु उनकी आंख छोड़ के बाकी सब उनका इतना शार्प है, दे आर एबल टू डू एवरीथिंग। खाली उनको जो मोबिलिटी रहती है उसके लिए एक साइटेड गाइड लगता है, एंड दे कैन डू एवरीथिंग। तो वो एंगल से अगर आप देखेंगे तो ब्लाइंडनेस इज बेटर देन डेफ एंड डम, या सेरेब्रल पाल्सी बोलो, या दुनिया भर के और भी कितने डिफॉर्मिटीज हैं। तो ये दे कैन डू एवरीथिंग। वो अपना, अब मेरी बेटी जो है उसको हर तरीके का आजकल अडेप्टेड चीजें मिल जाता है। जैसे कुकिंग करती है इंडक्शन कुकर में, और अमेरिका से एक मील डी करके मिल गया है, जिसमें तुम सब सामान डाल दो, उसको तुम अपना प्रेशर वैसे दे, वो अपने आप सब कुछ रहता। कुकिंग हो गया है, वॉशिंग मशीन है, वो भी चला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डेफ एंड डम नहीं कर सकते। डेफ एंड डम को नौकरी मिलना, खाली फिजिकल डिसेबिलिटी में सोशल लाइफ भी तो होना होता है ना, कम्युनिकेशन भी तो होना होता है ना। हाँ, तो दे कैन नॉट कम्युनिकेट डेफ एंड डम वाले विथ नॉर्मल पीपल। ये लोग तो सब अपना कम्युनिकेट कर ले। इसलिए मैंने मेरी बेटी के लिए इसलिए चुना था, क्योंकि हाई कोर्ट में आप देखिए एक तराजू पकड़े हुए, आंख में पट्टी बांधी हुई एक लेडी
रहती है हमेशा जी। हाँ, तो मुझे ऐसा हुआ कि अगर ब्लाइंड को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको दिमाग लगाना है, इसलिए मैंने ये किया, लॉ में डाल दिया और उसमें वो बस आगे बढ़ते गए। और प्रॉब्लम ये आता है कि उनको नौकरी देने के लिए तो काम करने के लिए बहुत तकलीफ तो होती है ब्लाइंड को, पर अगर इफ दे प्रूव देमसेल्व्स तो काफी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो डेफ एंड डम कर नहीं सकता, मैं खाली डिफरेंस और ऑफ डिफिकल्टी बता रही हूँ कि कम डिफिकल्टी रहती है इसमें सोसाइटी में, सोशल लाइफ में टू अ ब्लाइंड पर्सन रादर देन। शुरू में तो खैर जब एक्सपेक्ट भी नहीं करते, मुझे भी तो पहली बार ही ऐसा हुआ कि बच्चा मालूम पड़ा ब्लाइंड। जी, उस समय आपकी क्या रिएक्शन थी, आपने कैसे फिर उसको एक्सेप्ट किया? वो टाइम पे तो आई वाज क्वेश्चनिंग माई सेल्फ ना। हर एक हैंडीकैप जो माँ को जो कोई भी हैंडीकैप होता वो भगवान से पूछता व्हाई मी, मैं क्यों, ऐसा हमेशा होता है। उसके बाद में क्योंकि मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और डिसेबल्ड से ही हमारा कंसर्न होता है रिहेबिलिटेशन करते, उसने सीधा बोला रहता है कि यू हैव टू एक्सेप्ट द डिसेबिलिटी एंड गो फॉरवर्ड, आगे जाना है। इसलिए फिर हम बॉम्बे गए, वहाँ के जो ब्लाइंड के जो कमिटी, वहाँ के लोगों को मिला और फिर अमेरिका भी गई मैं, वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे ब्लाइंड के स्कूल वगैरह को जाके देख के आए। वहाँ का बहुत ही अच्छा सिस्टम था अमेरिका में जी। वो लोगों ने एक ब्लाइंड के एरिया में ऐसे ऐसे पाथ बना के रखे थे, चलने की जो जगह होती है जी, कि वो बच्चे अपने आप बिना कोई हेल्प के चल सकते थे। जैसे अगर उनको स्विमिंग पूल के पास जाना है तो ईंटें जो है वो सीधी 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 लगी हुई है। अगर उनको डाइनिंग रूम में जाना है तो एक स्मूथ घास के ऊपर से चल के जा रहे हैं। और अगर कोई दूसरे रूम में अगर जिम वगैरह में जाना है तो उसमें जो दूसरा सीमेंट का जो अलग टाइल वगैरह लगा रहता, तो ऐसे वो लोग सब करते। स्विमिंग पूल के एकदम पास पहुंच गए तो एक स्लोप उनके पाँव के पास आ जाता था कि तुम बहुत पास आ गए स्विमिंग पूल, है ना। ये सिस्टम बहुत अच्छा था। फिर वहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली कि जब तुम बच्चा खाना खाता है, ब्लाइंड खाना खाता है, तो प्लेट में कहाँ पे क्या पड़ा है कैसे बताएंगे तुम, तो सिखाना पड़ता है बच्चे को कि ये प्लेट है और उसको ये सोचो कि वो घड़ी है 1 o'clock 2 3 4 5 6 ऐसा जो अपना है ना, 12 ऊपर नीचे 6 इधर 3 और इधर 9, तो तुम बराबर उसको बता सकते हैं कि दाल तेरे जो है वो 11 पे पड़ा है, चावल जो है तुम्हारा एक के पास पड़ा, रोटी तुम्हारी है 6 के पास पड़ा है, मिठाई तुम्हारी जो है फलाने पर पड़ा। तो इस तरीके से अगर उनको मालूम है तो बराबर वो अपनी चीजों को, रेस्टोरेंट में भी बिल्कुल डिसेंट इनको हम ले जाया करते थे। और इस टाइप की ट्रेनिंग से दोनों बच्चों को हमने सिखाया कि प्लेट से नीचे गिरना नहीं चाहिए, ये जगह पर मुंह से हम बोल देते थे ये जगह पर ये पड़ा तुम खाओ, तो ये टेबल के ऊपर से ऐसा था। तो इस टाइप के बहुत सारे मैंने अटेंड भी किए और बहुत सारे वीडियो भी देखे, तो उससे होते हुए उनको ट्रेनिंग देती रही। बट आउट ऑफ द 2 चिल्ड्रन माय डॉटर वाज स्मार्टर देन माय सन। बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आता था कि लड़के को कैसे सिखाऊं, तो मैं इसको देखती थी, तो ये जब ये करती थी तो इसका देख के उसको सिखाती थी। तो इस तरीके से करते हुए बच्चे बड़े हो गए, अब तो 47 और 45 ईयर्स के हो गए हैं जी। लड़का जरूर घर में है, पर वो घर का पूरा जो भी काम बोलो जैसा भी करो वो अपना पूरा सेविंग से लेकर पूरा ड्रेसिंग से लेकर नहाना धोना, घर में जो हेल्प करना पड़ता है कि टेबल पे तुम अपना प्लेटें लगाओ या बाहर फोन आया है, आईफोन दोनों के पास में है, वो भी मैनेज करता है, वो भी मैनेज कर सकती। तो इस तरीके से दोनों को एक एक चीज लेकर दिया। दोनों के पास में ब्रेल घड़ी है, अपने अपने घड़ी से टाइम देख सकते हैं। और दो घड़ी दोनों के पास में, अगर एक बिगड़ी क्योंकि उससे वो बहुत अपसेट हो जाते, तो दोनों बच्चों के ना आंखों का ऑपरेशन हो चुका है। केराटोकोनस बोलते हैं उसको, केराटोकोनस, जिसमें उनका जो आंख एकदम से दुखना शुरू हो जाता, पानी गिरना शुरू हो गया। और डॉक्टर लोग ने जब हम भागे तो उन्होंने कहा कि उसको बिल्कुल तुम दबा के रखो नहीं तो फूट जाएगा, उसका प्रेशर बढ़ते जाता है। तो उसके लिए हमको बॉम्बे से आंख लानी पड़ी, जो जैसे अभी जो भी मरा हो। मेरे हस्बैंड जल्दी से बॉम्बे जाके वहाँ से वो पर्टिकुलर टेम्परेचर में थर्मस में उठा के लेकर आए, तो वो पूरा उनका कॉर्निया चेंज करके
ऐसा नहीं है। देखिए वो आंख लाते हैं ना, तो लोगों को क्या लगता है कि वो वाली आंख अंदर डाल देते और इनकी आंख ठीक हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जी। इनका ना पीछे इनका रेटिना काम नहीं कर रहा है। ओके। रेटिना क्या है कि भैया अगर एक कैमरे में तुमने फिल्म ही नहीं डाले तो फोटो तो आएगी नहीं। तो अपने जो रेटिना में 2 किस्म के सेल होते हैं, रॉड्स एंड कॉन बोलते हैं जिसको। तो उसमें से एक जो है वो खाली अपने को लाइट दिखाता है, ये जो व्हाइट लाइट, जो फाइन लाइट कलर्ड वगैरह रहती है और जो फाइननेस रहता है वो नहीं दिखाई देता। पर दोनों को मून दिखाई देता है, फुलझड़ी वगैरह का वो दिखाई देता है, ट्यूबलाइट दिखाई देती है, पर बाकी ऐसे बड़ी बड़ी चीजें जो है वो दिखाई नहीं देती। तो एक्चुअली जब वो दिखती है, हाँ, तो इनको नजर नहीं आने वाला था। मतलब वो डॉक्टर लोग बोल रहे हमको, वो सोचे कि मुझे नहीं समझ है कि भैया तुम ऑपरेशन क्यों कराना चाहते हो। अगर मैं ऑपरेशन नहीं कराती तो आंख उठ के दोनों आंखें बंद हो जाती। अब आप बताइए, कोई ब्यूटी भी तो चीज होती है जी। दोनों की आंखें सुंदर हैं और दोनों की आंखें खुली है। अच्छा। मैंने दोनों की आंखों को बचा लिया है। ऑपरेशन करा के वहाँ से जब लाते हैं तो मरे आदमी का खाली कॉर्निया निकालते हैं, ऊपर का एक ऐसा छिलका, और ये इधर लगा देते हैं, ठीक है। और वो जो प्रेशर जो रहता है उसको वो कंट्रोल करते, और वो आंख बिल्कुल खुली रहती है और ऐसी फूटती नहीं तो फूटी आंख और आंख बंद ब्लाइंडनेस बुरा दिखता है। इसलिए जब उन्होंने पूछा तो मैं बोली कुछ सुंदरता भी तो चीज होती है। नहीं, आप ऑपरेट कीजिए, इनकी आंख बिल्कुल ऐसी रहना चाहिए। दोनों बच्चों की बिल्कुल खुली आंखें हैं और अगर बैठे रहे तो कोई बता भी नहीं सकता कि ये ब्लाइंड है। तो वो ऑपरेशन हो चुका। डॉक्टर मुकद्दम है जो यहाँ पे सेंटर पॉइंट के पास में, जो उनके मदर के टाइम से आई हॉस्पिटल है, अंजनी हॉस्पिटल है, उन्होंने दोनों बच्चों का उन्होंने ऑपरेशन किया। इस तरीके से इनका वो ब्यूटी बचा के रखा हुआ है। नहीं, बस यही बता रही हूँ कि हर एक चीज उनको हमने बिल्कुल नॉर्मल, जैसे हम सर्कस ले जाते थे उनको, पिक्चर जाते थे, वॉइस फॉलो करती है। अगर उसको पिक्चर टीवी में कि उसको हम बता देते ये वो है, उसके बाद में वो फॉलो कर सकते हैं। और सर्कस में क्या क्या होता था तो ब्लाइंड पर्सन को खाली कमेंट्री देना होता है माँ को। अगर मैं चुपचाप बैठ जाऊं तो बराबर ढूंढते हैं वो लोग के माँ किधर है, इसलिए अपने को थोड़ा आवाज करते रहना पड़ता, बात करते रहना पड़ता है थोड़ा। और हर एक चीज कमेंट्री है कि भैया यहाँ पे ये पड़ा है वो पड़ा, बताते रहना पड़ता। जब बच्चे छोटे होते हैं, अभी नहीं, छोटे होते, जो लड़का जैसे उसको पानी चाहिए होता था बचपन में, तो इतने जोर जोर से वो चिल्ला के रोना शुरू कर देता, पानी चाहिए पानी चाहिए। तो मुझे बोलना पड़ता था, मैं जा रही हूँ, मटके के पास जा रही हूँ, मैंने ग्लास लिया है, पानी ले रही हूँ, वापस ला रही हूँ और पानी दे रही हूँ। इस तरीके से फिर उनको के चुप रहना पड़ता, यू डोंट नीड टू शाउट। तो तकलीफ तो हुई है, पर उसके बाद में ऐसी ट्रेनिंग देकर रखे हैं, कभी तो दोनों बच्चे अच्छे हैं। इस तरीके से उनका सब। हाँ, एक चीज ये है कि इनका जो एग्जाम होता है, इनको एक क्लास नीचे वाले से लिखवाना, तो वो बहुत मेरे हस्बैंड को और मुझे, हम लोगों को डिफिकल्टी होती थी कि अपने को पहले एक क्लास वाली लड़की ढूंढना पड़ता था। वो लड़की के स्कूल से भी परमिशन लेना पड़ता था और उनके पेरेंट्स से भी लेना पड़ता था। और 10 दिन दोनों को यहाँ पे ये जो बोल रही है वो बराबर लिख रही है क्या, उसको इसका आवाज समझ रहा है क्या, उसकी स्पेलिंग वगैरह ठीक है क्या। इस तरीके से मैट्रिक से लेकर 11वीं 12वीं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सब 5 लॉ का। उसके बाद में इसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो इतने बार हम लोगों को एक क्लास का लोअर क्लास वाली को अपने को ढूंढते रहना पड़ा। परंतु एक बार ऐसा हो गया कि जो राइटर थी वो भूल गई थी कि इसको यहाँ पे एग्जाम लिखने को जाना है, और बच गई क्योंकि वो स्विमिंग जाने वाली थी, स्विमिंग। तब मेरे हस्बैंड को स्ट्राइक हुआ, उन्होंने जाके यूनिवर्सिटी में बोला आपने हमको 2 लड़कियां चूज करने का चांस देना चाहिए कि अगर एक बीमार हो जाए तो हमारा बच्चा जो एग्जाम देने वाला वो क्या करेगा जी। तो ये हो गया है अभी नागपुर यूनिवर्सिटी में। ये यहाँ पे हर बच्चे को, हर ब्लाइंड को 2 ऐसे राइटर ढूंढ के रखने पड़ते हैं जो उनके लिए, और उनको आधा या 1 घंटा ज्यादा मिलता है, अलग कमरे में बैठे ये बोलते जाते हैं और वो लिखते जाते हैं। इस तरीके से एक एग्जाम किया है। तो आपने बहुत ही प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक फॉरसाइटेडनेस के साथ बच्चों को कब क्या सिखाना है, कैसे ट्रेन करना है,
क्या बनना है, ये पूरा प्लान बना करके बच्चों को तैयार किया आपने। हाँ, रिहेबिलिटेशन मतलब बिल्कुल आखिरी तक उसने इंडिपेंडेंट होना चाहिए, है ना। तो मुझे सजेशन देते थे कि ब्लाइंड को ब्लाइंड से शादी करना चाहिए। मैं बोली नहीं, ऐसा नहीं होता। अपनी बचपन की कहानी है कि एक कंधे पर बैठा हुआ है, एक ब्लाइंड है और एक दूसरा है जिसको दिखाई नहीं देता और वो रास्ता बता रहा है उसको। मैं बोली नहीं 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 नहीं, एक रहना चाहिए फिजिकली हैंडीकैप और एक रहना चाहिए ब्लाइंड, तो ही तो दोनों की जिंदगी बराबर जाएगी ना जी। ब्लाइंड को ब्लाइंड से कर दिए दोनों ब्लाइंड, या दोनों डेफ एंड डैम, दोनों डेफ एंड डैम, अरे बड़ी मुसीबत हो जाती। उनको एक दूसरा आदमी चाहिए जिसको सुनाई पड़ता है और एक को नहीं, सुनाई नहीं पड़ता है कि नहीं। और फिर वो एक दूसरे का लैंग्वेज सीखना चाहिए उन्होंने। और ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं जी। उसको जो जरूरत पड़ती है, वो जरा चलने में उसको प्रॉब्लम आता है, वो वॉकर से घर में चलता है, कैलीपर से वहाँ चलता है, जो चीजें वो नहीं कर सकता, ये उठा के देती है, ये करती है, और जो इसको दिखाई नहीं देता वो करता है। अब ऐसा हो गया है क्योंकि मैं इतनी सीनियर हूँ, 1964 बैच थी मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के। अब हाँ ना, 64 से 65 हमारा उस टाइम पे खाली 2 साल का कोर्स था, अब तो 4.5 साल का कोर्स हो गया। मैं वहाँ टीचर थी, लेक्चरर थी। अब ऐसा हो गया है कि जो इधर उधर ब्लाइंड बच्चे होते हैं ना, वो कैसे तो भी घूम घाम के मुझे कांटेक्ट करते हैं। मैं उनको गाइड करती हूँ और उनको ऊपर उठाती हूँ कि रोना नहीं, और उनको फिर हमारे डिपार्टमेंट में मैं कनेक्ट करके देती हूँ। हमारा जो ग्रुप बन गया है व्हाट्सएप में जी, कि ये फलाना फलाना बच्चा बॉम्बे में है, मेरा रिश्तेदार नहीं है, उसने किसी के थ्रू मुझे कांटेक्ट किया। अभी अभी बॉम्बे में एक माँ को ट्विन हो गए, दोनों बच्चे ब्लाइंड है। तो इसीलिए फिर मैंने ग्रुप में डाला कि कोई जो भी हो उसको जाके तुम ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ट्रीटमेंट लो। उसको सिखाते हैं, माँ को सिखाते हैं कि तूने क्या करना चाहिए, बच्चों को सिखाते हैं। और खाली वो मेरे ख्याल से 15 साल के 1.5 साल के हैं दोनों बच्चे। अगेन उसका एक बड़ा होशियार बच्चा है लड़का और एक थोड़ा सा गड़बड़ है जी। तो भी ये सेट कर दिया, क्योंकि मैंने जब ग्रुप में डाला तो नेचुरली बॉम्बे का जो भी आदमी था उसने बोला मैं करता हूँ, और वो कांटेक्ट करवा दिया। ओके। तो ऐसे कांटेक्ट करते रहते हैं मुझे, और फिर मैं उनको गाइड कर देती कि ऐसा करो। और मैं अगर तुमको कभी प्रॉब्लम आए तो पूछो मेरे से, मैं बताती हूँ अब ऐसा करना है वैसा करना। तो वेरी इंटरेस्टिंग है। हाँ। तो जितना मुझे याद था मैंने अभी आपको बता दी कि इस तरीके से मेरे जो स्टूडेंट है 1964 से, देखिए आप, दे आर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। हाँ, कोई अमेरिका में है, कोई इधर है न्यूजीलैंड, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, वो सब ग्रुप में है। इसलिए जब डालो उसमें चाहिए ऐसा ऐसा बच्चा है, इसको भी ये चाहिए वो चाहिए, इस तरीके से, तो वो तरीके से हेल्प हो जाता है ना। सही बात है। हाँ, आजकल बैठे बैठे खाली सजेशन जिसने अगर पूछा ब्लाइंड के बारे में, और जो मेरा जो स्पेशलाइजेशन था वो तो बहुत बढ़ गया। मैं जो बनाती थी वो पाँव के जो कैलिपर होते हैं, किसी का मुंह टेढ़ा हो गया, कोई प्लास्टिक सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी की उंगलियां जो उनको सीधा करना। आजकल तो बिल्कुल डिजिटल और दुनिया भर के अच्छे अच्छे किस्म के स्प्लिंटिंग और ऑर्थोटिक्स और ये सब चीजें निकल आई और बहुत सेंटर खुल गए। पर आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने बाहर शुरू किया था, और डॉक्टरों को कांटेक्ट करके ये इस तरीके से ये सब चीजें का सर्विस हो सकता है जी। तो बस अपना काम भी मैं संभालते हुए, मेरे दोनों बच्चे हैं अभी, इनका बाबा है 15 साल का, 11वीं में है जी। उसमें भी ऐसा हुआ, बहुत सारे लोगों ने बोले रिस्क मत ले, क्योंकि ब्लाइंड इनको भी अगर बच्चा, मैं बोली मैं लेती हूँ रिस्क, ऐसा कुछ होएगा नहीं, क्योंकि जेनेटिक्स होता है ना। जेनेटिक के मैडम थे, उन्होंने ये बताया था कि अगर इनको बहुत दूर कोई जो तुम्हारा सा रिश्तेदार नहीं है, ऐसे तुम अगर इनकी शादी करेंगे तो इनको नॉर्मल बच्चे होंगे जी। तो इसीलिए नॉर्मल लड़का हो गया जी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया। नॉर्मल वाली जो गोवा में, उसके भी 2 बच्चे हैं, वो भी ठीक है, उसके भी बच्चे ठीक हैं। उसको भी मैंने गोवा का कितना दूर का आदमी, जो दूर का जो रिश्तेदार नहीं है, ऐसा जिसका खानदान में कोई ऐसा हैंडीकैप नहीं हो, ऐसा खानदान ढूंढ के दोनों को मैंने शादी कर दिया हो गया। पोलियो जो होता है ना, पोलियो जो हेरिडेटरी नहीं होती है, वो तो मुझे मालूम था ना। पोलियो में तो तुम्हारे वो जो पानी के अंदर जो तुम्हारे इसमें जो चले जाते हैं, उससे तुमको पोलियो हो जाता है, तुमको ड्रॉप्स वगैरह लेने पड़ते। वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं जाता है ना,
जी। इसलिए मैंने पोलियो वाले से शादी करके दिया इनको। तो अभी खुद का घर है इनका, खुद का सब अपना करते हैं। वो अपने ऑफिस चले जाता है, ये अपने कोर्ट चली जाती है, बच्चा स्कूल चले जाता है। इनके पास सर्वेंट है, कार है, कार के साथ में उसके पास में ड्राइवर है, और जहाँ काम करती है इसकी एक सेक्रेटरी है जी। क्योंकि कोर्ट के अंदर तो वो सेक्रेटरी परमिटेड नहीं है, पर बाकी चीजों के लिए जो लगता है ना जी, कि राइटिंग के लिए, इसके लिए, परंतु अब वो भी आ गया है। ब्लाइंड के लिए एक चश्मा आ गया है जो आईफोन समान काम करता है। ओके। हाँ, उसकी जो डंडी होती है कान के ऊपर, उसमें बटन होते हैं जी। और वो बटन को अगर दबाएंगे तो वो बराबर तुमको बताता है कि सामने कौन बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है। तुम्हारे पैसे जो है, नोट वगैरह, कौन सा कितना पैसा है, क्या है, वो सब बताता है। अभी तो इसका आईफोन पैसे बताता है, पर सामने वाला क्या है, तुम्हारे सामने क्या है, वो नहीं बताता, वो चश्मा बताता है। ओके। तो वो अभी तक इंडिया में, वो अमेज़न में आने वाला है। ऐसा मेरे 3 बहन भाई अमेरिका में है, तो भाई ने बताया है कि तुम अमेरिका से मत खरीदो, अमेज़न बनाने वाला है तो तुम सस्ता भी मिल जाएगा और साल के 2022 के एंड तक वो भी बनाने लग जाएगा। तो हम ठहरे हुए हैं वो चश्मे के लिए, जिससे वो पूरा तुमको सामने पेपर जो पड़ा रहता है, जो भी है वो रीड करके बताता। तो वो जब आ जाएगा, हाँ, तो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा ना कि कोई उनको बुद्धू बना सके या कुछ। वो चश्मा पहनो और बटन दबाओ तो बराबर बताता है वो, तुम किधर चल रहे, क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पड़ा है, वो पड़ा है, सब बताता है वो चश्मा। मतलब आँख से ऑपरेशन से कुछ लेना देना नहीं है, वो आईफोन समान काम करता है। जी। जैसे आपने कहा कि आंखों से पानी आता था, इसलिए आपने ऑपरेशन कराया है, रेटिना रिप्लेस किया है, तो फिर जब नहीं, खाली पानी नहीं आता, बहुत जोर से दुखता है। हाँ, तो जो भी प्रॉब्लम था, प्रेशर होके वो ऐसा फूलने लगता है, बाहर आने लगता है। और अगर वो डॉक्टर ने बोले जब ऐसा होता है तो इमीडिएटली उसको दबा के पट्टी बांध दो, और जब तक के ऑपरेशन नहीं होता, नहीं तो वो फूट जाएगा। जी। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपने उनका ऑपरेशन कराया, तो जो भी कंडीशन था जिसके लिए आपने ऑपरेशन कराया है, तो ऑपरेशन करने के बाद रेटिना तो अच्छी वाली रेटिना ही रिप्लेस किया ना उसने? नहीं, रेटिना नहीं रिप्लेस कर सकते। हाँ, वो अभी तक हुआ नहीं है। ओके। रेटिना नहीं, कॉर्निया बोला। कॉर्निया एकदम सामने का छिलका रहता है, बिल्कुल आँख में जो गोल रहता ना, जी, पतला सा एक छिलका रहता है, वो लगा देते, वो फूटे ना। ओके। रेटिना को आज तक नहीं हुआ है। अगर ऐसा रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। रेटिना एकदम पीछे और पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है वो। ओके। एकदम पीछे, आँख का जो पीछे बेस है ना, वहाँ है रेटिना। जी। और रेटिना में 2 किस्म के सेल्स होते हैं। जी। आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि तुम्हारा रेटिना रिप्लेस हो रहा है। अभी कभी कभी रेटिना डिटैच होके बच्चा एकदम से ब्लाइंड हो जाता है। नथिंग कैन बी डन फॉर रेटिना। वो तो अमेरिका में दोनों बच्चों को ले गई ना, मैं वहाँ साल भर रह कर आई। मेरी बहन, 3 बहनें, माँ, भाई सब अमेरिका में। तो रेटिना को कुछ नहीं कर सकते, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर रेटिना तुम्हारा ये है, आज तक नहीं हुआ है। वो सब ट्रायल बेसिस पे ही चल रहा है कि ऐसा है, ऐसा, ये करेंगे, वो करेंगे, पर आज तक नहीं हुआ क्योंकि वो पार्ट ऑफ द ब्रेन है और एकदम पीछे है। जैसे अपन फिल्म डालते हैं ना इसमें कैमरे में, ऐसा आँख गोल है ना, उसकी पीछे वाली दीवार पे है। और मैं बोल रही हूँ आँख के सामने बिल्कुल जो अपने को गोल दिखता है, उसके ऊपर का छिलका जो रहता है वो लगाते खाली। ओके। रेटिना को कुछ नहीं करते। तो रेटिना रहता ही नहीं तो वो दिखेगा कैसा? वो इनका काम नहीं करता दोनों रेटिना। उसके 2 सेल में से एक सेल इनके ठीक है, जिसमें इनको लाइट वगैरह दिखाई देता, पर फाइन चीजें नहीं दिखाई देती। बारीक चीजें जो रहती है ना, कि सामने जैसे चलते चलते समझ जाता है कि इतना बड़ा एक कुछ तो भी खड़ा है, जैसे कार खड़ी है इतना बड़ा, पर वो कार है ऐसा नहीं दिखाई देता। ओके। हाँ, तो इसीलिए इनको वो चलने वाले के लिए साइटेड गाइड लगता ही। अब जैसे बैंक ले गई मैं इनको, बैंक में जाके वहाँ पे मुझे अभी तक तो ऐसा था कि भैया एक साइटेड आदमी के साथ ही इनका अकाउंट खुल सकता, ठीक है जी। अब आ गया है एक नोटिस जो अभी मेरे ये फोन के अंदर है और ये मेरी बेटी ने लेकर आई। उसमें 2008 का रूल निकला है कि ब्लाइंडनेस आदमी को हर एक चीज कर सकता, और बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं। इनको तुम लॉकर वॉकर ये वो सब देना पड़ेगा तुमको, एटीएम कार्ड, क्योंकि अब तो एटीएम पे हम वो ये भी डाल देंगे, ब्रेल डाल देंगे, वो पूरा के पूरा रूल है।
तो मतलब अगर अकाउंट खोलने का है, जैसा मेरे डेथ के बाद में दोनों ब्लाइंड है, तो दोनों ब्लाइंड को नॉर्मली नहीं देते थे भैया, इनके साथ में एक साइटेड कोई तो भी अकाउंट वाला होना। पर अभी जो रूल आ गया है, सरकार से आ गया है कि ब्लाइंड को तुमको सब कुछ देना पड़ेगा, तो अभी सब कुछ मिल रहा है। अच्छा। इनका खुद का अकाउंट है, खुद का लॉकर है, खुद का एटीएम कार्ड है, खुद का अपना वो पैन कार्ड वगैरह सब है इसके पास में, और वो अपना पूरा कैलकुलेशन वगैरह ले जाके सब अपना काम कर लेती। तो मुझे वो वहाँ पे भी लड़ना पड़ा बैंक में जी, क्योंकि मैंने गोवा में नोटिस किया था कि एक अनएजुकेटेड औरत आई जी, तो वो मैनेजर लिख के दे रहा था उसको, जैसा अपने को पैसा निकालना उसका फॉर्म भरना पड़ता या विड्रॉ करना या अपने को पैसा भरना, तो वो भर के दे रहा था जी। तब मुझे रूल मालूम पड़ा आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, कि ब्लाइंड के पास में अगर कोई साइटेड नहीं है तो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल, उसको पूरा वो सब भरा के देना पड़ेगा। तो हम इतना करते नहीं, हम बच्चे के साथ में एक साइटेड तो रहता है, या तो ड्राइवर है या बेटा है या मैं हूँ या हस्बैंड है, कोई तो रहता ही है ना, वो भर देता है। और अगर नहीं तो तुम घर से भर के लेकर जाओ और फिर बाद में वो वहाँ पे अपना अकाउंट वगैरह सब मैनेज करती। तो हर एक जगह मुझे ऐसा सब रूल ढूंढ ढांड के हर एक जगह करना पड़ा। बैंक का भी किया मैंने, मेरे ख्याल से 3 बैंक में तो इसका अकाउंट है, तीनों में रिस्पेक्टिवली अपना काम करके खुद ही अकेले आ जाती है, निकाल भी देती है, डाल भी लेती है। हाँ, एटीएम जो है बेटा जाता है साथ में, बेटा कर देता, क्योंकि हर एक में वो एक तो बहुत जल्दी वहाँ पे करना पड़ता है और दूसरा हर एक में वो ब्रेल लगा हुआ नहीं है। मतलब इनको एक साइटेड गाइड लगता है, इधर उधर के जो काम ना कर सके, पर खुद का लुकिंग आफ्टर इंडिपेंडेंटली लिविंग दे कैन डू। तो वो चीज से तो मैं बिल्कुल ये हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। जहाँ जो प्रॉब्लम सोचती हूँ मैं फटाफट कर दिया, जैसा विल बनाना, ये करना। अब विल बनाया तो मैंने, पर भाग दौड़ जो कोर्ट का तो इसी ने किया ना। तो कुल मिला के आपने आत्मनिर्भर बना दिया। हाँ, पूरा जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का यही मतलब है कि आदमी को या तो उसको तुम अब ब्लाइंड को तो मैं ठीक नहीं कर सकती, तो उसकी जो भी जैसे प्रॉब्लम है उसको इंडिपेंडेंट बना। अगर एक आदमी दोनों पाँव पैरालाइज हो गया तो वो पैरालाइज आदमी कैसे बाहर निकलेगा? वो व्हीलचेयर पेशेंट है कि कैलिपर पेशेंट है, कि उसको क्या क्या लगता है, वो अपना उसके दोनों हाथ तो अच्छे हैं, उसका दिमाग अच्छा है, उसका आंख अच्छा है, उसको कैसा वापरना, ये ऑक्यूपेशनल है। इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम बैठे बैठे रोते रहो कि भगवान मेरे को ठीक ही करने वाला है, तो तुम फिर पूजा पाठ भी कर रहे हो, बाबाओं के पास भी जा रहे हो और तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम नहीं वेस्ट करने का, इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाओ। दिस इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी। बहुत अच्छा मैम, आज बहुत कुछ जानने सीखने को मिला है आपसे। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि इंसान जितना बुजुर्ग होता जाता है उतना विवेक बढ़ता जाता है। नहीं, ऐसा बोलिए आप, ये दोनों बच्चे लकी थे कि उनको एक रिहेबिलिटेशन वाली माँ मिली। हाँ, ये भी है। मैं वही बोलने वाली थी कि नंदिता जी कितना भाग्यशाली है कि आप मिले, तो बहुत सारी चीजें आसान हो गए हैं उनके लिए। हाँ, मुझे प्रॉब्लम जरूर आया। मेरे हस्बैंड ब्राह्मण थे और ये पूजा पाठ और ये सब बाबा वगैरह का बहुत बिलीव करते थे, उसके लिए मेरी बहुत लड़ाई हुई जी। डाइवोर्स तक मैंने बात कर दिया, हाथ लगाना नहीं, इनके आंख में कुछ डालने नहीं दूंगी मैं। क्योंकि ऐसा होता है कि इनका जो टीचर जो इनको पढ़ाने आता था बचपन में, ट्यूशन देने, जो ब्रेल सिखाने को आते थे, उनकी दोनों आंखें बंद थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ था, बोले ऐसा ही थोड़ा सा आंख ये हमको लग गया था और वो गांव वालों ने आंख में जो डाले उससे दोनों आंखें बंद होके अंधा हो गया। कुछ भी डाल देते, गारंटी थोड़ी है उनके पास कि ये डाल दो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरा प्रश्न ऐसा होता है, इनका आंख खराब हो गया तो मैं तेरे को शूट कर सकती है? Will you allow me? जी हाँ, तुम जो बोल रहे हो उसकी गारंटी क्या है? कितना रिसर्च किया है तुमने जो तुम बोल रहे हो? सही बात। तो हस्बैंड के साथ बहुत ये पॉइंट पर लड़ाई होती थी। अल्टीमेटली ही गेव अप। मैंने बोला मेरे बच्चे, मैं रिहेबिलिटेशन वाली हूँ, हाथ में लगाना बच्चों को आंखों को। एक मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट के साथ कौन डिबेट करता? नहीं, मैं अमेरिका ले गई थी ना दोनों को। अमेरिका से जवाब मिल गया, यहाँ के जो स्पेशलिस्ट है वहाँ से जवाब दिया कि रेटिना है, ये ठीक नहीं हो सकता है,
उसके बावजूद एक तसल्ली थी कि भैया मैंने अमेरिका दिखा के आया कि यहाँ के मेरे को पहले से ही बोल दिया था कि वहाँ से भी तुम लौट के ही आने वाले हो। तो हस्बैंड बोले फिर क्यों जाना है? मैं बोली एक तसल्ली के वो अपने को लगता है शायद वहाँ पे कुछ हो गया होता जी, इसीलिए जाके बच्चे 15-15 महीने के 2 साल के थे, मैं लेकर गई और वहाँ से वापस लाई। मालूम है नहीं ठीक हो सकते। उसके बाद में वो बोले कुछ साइंस का निकलेगा, तो अभी तक तो कुछ रेटिना का निकला नहीं है, इतने उम्र के तो हो गए, परंतु डिजिटल गैजेट्स निकल गए ना। हाँ जी। और इंडिपेंडेंट मैंने उनको इतना सिखा दिया है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखिए नॉर्मल बच्ची जो स्कूल से आती थी वो जूते गुस्से सार बैग यूं फेंकती थी, एक जूता इधर फेंके एक मोजा उधर फेंके, बस दोनों बच्चे अपने आके अपने खट्टे के पास में जूते उठा के उसके मोजे अपने आप ही डालते। इनको मालूम है दूसरे दिन ढूंढेंगे कैसे जी, है ना। तो लाइफ में एक डिसिप्लिन भी ऑटोमेटिक आ जाता है। हाँ ऑटोमेटिक आ जाता है। दोस्तों वक्त हो चला है आप सभी से विदाई लेने का, लेकिन बातें पूरी नहीं हुई हैं और भी ढेर सारी बातें करनी है और समझना है, सीखना है। इसलिए हम फिर मिलते हैं अगले हफ्ते फिर से नंदिता तिवारी जी से और उनकी माता जी से। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4 FM।